देखिए, तो अब आगे जो आने वाला है हमारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कमेंट भी आ रहे थे जब मैंने वाइगोत्स्की की ट्रिक डाली थी कि इसकी भी बताओ कुछ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो देखिए, यहाँ पे बात करें तो ये है आपका कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब इसको हम जो है बहुत अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट को लेकर समझेंगे, क्योंकि अगर हमने सिर्फ पढ़ा तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी, जो हमने किताब में पढ़ा है वो यहाँ। तो इसको समझते हैं, ठीक है। पहली चीज, नैतिक विकास क्या होता है वो समझते हैं। नैतिक विकास वैसे वर्ड तो हमने सबने सुना हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब नैतिक विकास जो होता है कि सही और गलत क्या है सामाजिक रूप से, ठीक है। सामाजिक विकास तो नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं अपने मूल्यों की, अपने जो हमारे मूल्य होते हैं, जैसे कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे कुछ चीजें, कुछ नियम होते हैं कि इन नियमों के हिसाब से ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है। जैसे कि चोरी करना बुरा है, किसी की मदद करना अच्छा काम है। तो ये हमारे मूल्य हो गए। बड़ों की इज्जत करना अच्छा काम है, तो ये हमारे मूल्य हो गए, रेस्पेक्ट हो गई। तो नैतिक विकास इन्हीं चीजों को माना जाता है, मतलब हमारा व्यवहार जो है वो अच्छा है या बुरा है, कैसा है, उन चीजों को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो एज के हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया है कि किस सिद्धांत, किस एज बच्चे की क्या सोच होती है नैतिक विकास को लेके, या सही और गलत को लेके क्या सोच होती है, इस पे डिपेंड है पूरा का पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि जन्म से 3 वर्ष तक कोई नैतिक विकास नहीं होता। बोल रहे हैं कि जन्म से लेकर 3 वर्ष तक नैतिक विकास की अनुपस्थिति होती है। नैतिक विकास से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं बच्चों से, क्योंकि इस टाइम पे जो है बच्चे को इतनी अकल नहीं होती, या इतना संज्ञान नहीं होता, या इतनी समझ नहीं होती कि वो सही और गलत में फैसला कर पाए। तो इसलिए इन्होंने कह दिया कॉलबर्ग ने कि इस एज में तो आपका अनुपस्थिति है नैतिक विकास की। ये प्रश्न भी यूपी टेट में आ चुका है, आई थिंक सीटेट में भी आया था कि नैतिक विकास की अनुपस्थिति वाली कौन सी स्टेज होती है, तो 3 वर्ष से पहले वाली होती है, ठीक है। तो स्टेज में कोई भी स्टेज नहीं होगी अनुपस्थिति की, अनुपस्थिति की होगी जन्म से 3 वर्ष तक की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं और 6 चरण दिए हैं, ठीक है। 3 अवस्थाएं हैं, 6 चरण है, यानी कि प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण है, और उनको चरणों को जो है हम लाइन से ही गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से नहीं कि 2 पहले के, 2 दूसरे के, 2 तीसरे के, ऐसे नहीं, बल्कि हम उनको लाइन से ही गिनते हैं। तो हम 3 अवस्थाओं की बात करेंगे, उसे बीच बीच में चरण बात करते रहेंगे। तो यहाँ पे जब शुरुआत होती है तो पहली बात हम ये करते हैं, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, जो कि आपका कॉलबर्ग ने सुनाई थी। उन्होंने जो अपना एक पूरी स्टडी की है वो एक कहानी थी, उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की है और तब ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और वो ये थी कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिंज। नाम नोट करो, हिंज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, ये हिंज नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी और उसको जो है दवाई की जरूरत थी। अब वो दवाई जो है, जिस व्यक्ति ने दवाई बनाई थी, जो दवाई विक्रेता था या दवाई मेडिकल स्टोर वाला था, उसने खुद वो दवाई बनाई थी, और वो दवाई अगर उसको मिल जाती तो उसकी पत्नी बच जाती, और अगर वो दवाई नहीं मिलती उसको तो उसकी पत्नी मर जाती। इतनी कहानी समझ में आ गई कि हिंज की पत्नी बीमार थी और उसको वो दवाई चाहिए थी, लेकिन वो दवाई जो है अगर मिल जाती तो पत्नी बच जाती और नहीं मिलती तो मर जाती। लेकिन हुआ क्या, जब वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा दवाई लेने के लिए, तो वो दवाई अपने उस दवाई के दाम से 10 गुना ज्यादा दामों में बेच रहा था। जैसे कि उसका 100 रुपए उसका मूल्य था, तो वो उसको 2000 रुपए में बेच रहा है, या 10, उसको जो है डॉलर में उन्होंने बात की थी, हम रुपए में कर रहे हैं, कि जैसे कि 100 रुपए में दवाई मिलनी थी वो उसकी कीमत, तो वो 2000 रुपए में दे रहा था। अब इतने पैसे उसके पास थे नहीं हिंज के, तो हिंज ने क्या है, पैसे इकट्ठे किए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तो उसके पास 1000 रुपए हुए। वो फिर से गया उसके पास दवाई वाले के, उसने कहा कि भाई मेरे से आधे पैसे अब ले लो और आधे पैसे बाद में ले लेना, या फिर मुझे आधे पैसे में ही दवाई दे दो ये, क्योंकि उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, उसकी पत्नी मर जाएगी। लेकिन वो क्या करता है, दवाई वाला, दुकान वाला, वो दवाई देने से मना कर देता है। तो भाई अब लास्ट रास्ता जो बचता है हिंज के पास, वो ये करता है कि वो रात को उसके दुकान तोड़ के और दुकान के अंदर घुस जाता है और दवाई को चुरा करके ले आता है, ठीक है, अपनी पत्नी के लिए। तो इतनी कहानी थी ये। अब इस कहानी के बेस पे उन्होंने ये कहानी अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को सुनाई और उनसे पूछा कि हिंज ने सही किया है या गलत किया है। तो अब यहां पे उनके जो ख्यालात, जो विचार आएंगे बच्चों के, उसी के बेस पे ये सिद्धांत उन्होंने बनाया है कि किस एज पे बच्चे के क्या विचार होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं। कहानी सुनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पूरी कहानी पे बेस्ड है पूरा का पूरा सिद्धांत। तो पहला जो स्टेज है
वो है आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि 3 से 10 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है, परंपरागत का मतलब है, परंपरा का वर्ड सुना है आपने, परंपरा मतलब जो हमारे समाज में रीति रिवाज होते हैं वो परंपरा कहलाते हैं। इसका मतलब सामाजिक नियम। तो हमारे समाज में जो नियम होते हैं अच्छे और बुरे के, यानी कि ये काम अच्छे हैं ये काम बुरे हैं, तो उन नियमों से पहले की अवस्था है। उन नियमों को अभी बच्चा नहीं जाना है, समझा नहीं है, उन नियमों से बच्चों को फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे पहले की अवस्था है। अब उससे पहले की जो अवस्था है, उस अवस्था में बच्चे के जो भी नैतिक कार्य होंगे, जो नैतिक एक्टिविटीज होंगी, वो किन चीजों पे बेस्ड होगी। बच्चा जो है आपका है 3 से 10 साल तक का, 3 से 10 साल तक का बच्चा है, तो किन चीजों पे बेस्ड होगी, या तो बच्चा डर की वजह से करेगा कोई भी काम, या फिर आज्ञा पालन की वजह से करेगा कि उसको बड़ों के द्वारा आज्ञा दी जा रही है, या फिर उसको कोई इनाम मिल रहा हो किसी चीज का, लालच हो कि भाई ये अच्छा काम किया तो इसके बदले आपको जो है केक खाने को मिलेगा, या इसके बदले जो है आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, तो बच्चा जो है लालच में आके जो है उस काम को करेगा। तो ये इस स्टेज में यही चीजें हैं। अब उनके नाम पढ़ते हैं कैसे कैसे। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में 3 से 10 वर्ष तक की हो गई, और जो जो चीजें मैंने भी आपको बताई है कि इस स्टेज में दंड के ऊपर, आज्ञा पालन के ऊपर, या लालच या पुरस्कार कहेंगे उसको हम, पुरस्कार के ऊपर जो है बच्चे के कार्य डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो पहले चरण की जो पहली अवस्था है, नहीं सॉरी, पहली अवस्था का जो पहला चरण है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक, ये तो अवस्था है, और उसका जो पहला चरण है वो है आपका दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, जिसको हम बोल रहे हैं पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस। तो पनिशमेंट याद रखना, ऑबिडियंस याद रखना, यानी कि बच्चे का जो व्यवहार है वो दंड और आज्ञा पालन के ऊपर टिका हुआ है, जो भी वो काम करेगा। अब यहाँ पे इस एज के बच्चों को जो कहानी सुनाई जाएगी तो उनके विचार क्या होंगे, नैतिक तर्कणा कहते हैं उसको। ये भी प्रश्न आया था सीटेट में कि सही और गलत के बारे में विचार करने की क्षमता को कोलबर्ग के हिसाब से क्या कहते हैं, तो बोलते हैं नैतिक तर्कणा। ठीक है, तो नैतिक तर्कणा बोलते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हमने 10 बच्चों से पूछा तो 10 के 10 एक जैसा जवाब देंगे। 10 में से 4 बच्चे दूसरे पक्ष का और 6 बच्चे दूसरी तरफ का जवाब देंगे। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंज की तरफदारी करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंज के खिलाफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पक्ष वालों ने क्या कहा, अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता है तो उसकी कठिनाइयां बढ़ेंगी। ठीक है, और विपक्ष वाला क्या कह रहा है, हिंज को दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं जो प्रश्न बनते हैं वो विपक्ष वालों से बनते हैं। ये प्रश्न आया था ना, अगर आपको याद है प्रीवियस पेपर देखे हैं तो एक कथन लिखा होता है कि हिंज को दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। यह सोचने वाला बच्चा या यह कहने वाला बच्चा, अगर बच्चा ये कह रहा है तो बच्चा कोलबर्ग के नैतिक विकास के कौन से चरण में है। तो ऑप्शन में आपके लिखा होता है दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, याद है ना बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं, और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये पूरा सिद्धांत के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे विपक्ष वाले बच्चे जो बोल रहे हैं वो आपके नैतिकता से रिलेटेड हैं, और जो पक्ष वाले बोल रहे हैं वो तो हिंज की तारीफ, हिंज की तरफदारी कर रहे हैं एज अ इमोशनल होके। ठीक है, कि मरने नहीं देना चाहिए, उसको दवाई चुरा लेनी चाहिए, वो इमोशनल होके हिंज की तरफदारी कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष वाला कथन है उसको नोट करके चलना, प्रश्न इससे बनेंगे विपक्ष वाले से। ठीक है, तो पहले स्टेज में ये हुआ आपका। अब दूसरी स्टेज में बढ़ते हैं, ध्यान रखना बीच में ध्यान नहीं छूटना चाहिए बिल्कुल भी। बी यानी कि दूसरा चरण जो है, पहली अवस्था का दूसरा चरण है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट और रिवॉर्ड। तो मैंने अभी बताया था आपको, या तो दंड की वजह से कर रहा है बच्चा, या फिर आज्ञा पालन की वजह से, या फिर कुछ मिलेगा उसको प्रतिफल, यानी कि रिवॉर्ड मिलेगा उसको, कुछ पुरस्कार खाने को मिले या पैसे मिले उसको, कुछ भी ऐसी चीज, या फिर अभिरुचि या मजा आ रहा होगा उसको उस चीज में। तो इस स्टेज में ये होता है। तो यहाँ पे जब उन्हें कहानी सुनाई गई इन बच्चों को, कौन से बच्चे हैं, 3 से 10 साल तक के। ठीक है, 3 से 10 वर्ष तक के बच्चे हैं पहली अवस्था के। तो उनमें से कुछ बच्चे ये बोलेंगे पक्ष वाले, हिंज थोड़े समय के लिए जेल भी जाएगा तो क्या हुआ, जेल से बाहर आने पर वह अपनी पत्नी को साथ पाएगा, है ना। तो वो ये मानना है उनका कि उसको दवाई चुरा लेनी चाहिए, कि अगर वो जेल में गया भी है तो क्या फर्क पड़ता है, जेल से आने के बाद तो अपनी पत्नी के साथ रह लेगा अगर जिंदा बची, वरना तो मर जाएगी तो फिर किसके साथ रहेगा, है ना। लेकिन विपक्ष वाले जो नैतिकता के बारे में सोच रहे हैं वो क्या कहेंगे, अगर वह दवाई चुराता है तो और जेल चला जाता है
तो उसे इससे कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि जेल से छूटकर आने तक संभवतः उसकी पत्नी स्वतः मर जाएगी। यानी कि जब तक वो 10-20 साल में आएगा जेल से छूट के, तब तक क्या पता उसकी पत्नी वैसे ही मर जाए, तो उसे फायदा ही नहीं हुआ दवाई चुराने का। तो क्यों वो अपनी नैतिक विकास को या अपने व्यवहार को खराब कर रहा है, क्यों दुनिया के सामने बुरा बन रहा है, चोर बन रहा है, बनना नहीं चाहिए उसको चोर। तो ये जो है बच्चा ऐसा कह सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करना चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो इसका फटाफट से। चलिए, तो एक अवस्था होगी हमारी कंप्लीट, है ना, और 2 चरण हुए उसमें। अब आती है हमारी दूसरी स्टेज, सेकेंड स्टेज, वो है आपकी परंपरागत अवस्था, जो कि है 10 से 13 वर्ष तक की। परंपरागत वर्ड से समझ में आ रहा है, परंपरागत मतलब जो हमारे समाज में रीति रिवाज होते हैं उनको बच्चा मानना शुरू कर देता है, ठीक है। समाज में जो चीजें, जो चलन है हमारा, वो उस चीज को बारे में मानने लगता है, उनको सही मानता है बच्चा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें पहला जो चरण है, सेकेंड स्टेज का पहला चरण हुआ, लेकिन टोटली माने तो ये तीसरा चरण हुआ, ठीक है, क्योंकि 2 चरण उसमें हो गए पहली अवस्था में, ये तीसरा चरण हुआ हमारा, ठीक है। तीसरा चरण क्या है, ये आया था अभी 2021 के पेपर में, देखा है ना आपने, प्रीवियस पेपर पढ़ा है कि नैतिक विकास के, कॉलबर्ग के नैतिक विकास में तीसरा चरण कौन सा होता है, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये वाला होता है, ठीक है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, यानी कि गुड बॉय और बैड, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, गुड बॉय और गुड गर्ल, वो गाना याद आ गया था। तो आगे है नैतिक तर्कना, जिसको हम बोल रहे हैं, जब कहानी बच्चों को सुनाई जाएगी तो बच्चे जो है क्या जवाब देंगे, या क्या अपने तर्क रखेंगे उसके ऊपर। तो पक्ष वाले तो ये रखेंगे, अगर हिंज दवाई चुराता है तो कोई उसे बुरा नहीं कहेगा, परंतु यदि नहीं चुराता है तो उसका परिवार उसे अमानवीय पति जरूर कहेगा, यानी कि उसके अंदर इंसानियत नहीं है, ऐसा कहेगा उसका परिवार, कि वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया, ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन जो वाकई में नैतिकता वाली बात है, विपक्ष वाली, वो ये है कि सिर्फ दवाई विक्रेता ही नहीं, अन्य लोग भी हिंज को अपराधी समझेंगे, है ना। क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक रूप से बच्चा जो है परंपराओं को मानने लगा है, जो समाज में सही और गलत माना जाता है सभी लोगों से। वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ दवाई विक्रेता ही नहीं, बल्कि लोग भी उसे अपराधी मानेंगे। इसका मतलब बच्चा समाज के बारे में सोचने लगा है। वहां तक क्या था, पीछे तक बच्चा सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे समाज के बारे में सोचने लगा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि दवाई विक्रेता पर्सनल नहीं, बल्कि सब लोग उसको गलत कहेंगे, समाज उसको गलत कहेगा, समाज उसको अपराधी मानेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इस एज में। तो इसलिए अगर उसको अच्छा लड़का बनना है तो उसको अपराधी नहीं बनना चाहिए, है ना। तो अगर ये अच्छी लड़की, तो इसलिए इस स्टेज में वो आता है। तो अगर हम, बच्चा जो है यहाँ पे कोई एक्टिविटी ये सोच के करता है कि समाज में उसे गलत ना कहा जाए, मतलब लोग उसको गलत ना कहें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों के हिसाब से लें तो दुकान से चोरी करना एग्जांपल ले सकते हैं, या अपने सहपाठी की पेंसिल चुरा लेना, ठीक है। कक्षा में है बच्चा और कक्षा में बच्चा जो है दूसरे की पेंसिल चुरा लेता है, तो वहां पे बच्चे क्या सोचेंगे इस एज के, कि आपको पेंसिल नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि जिसकी पेंसिल आप चुरा रहे हो सिर्फ वो बच्चा, वो आपसे नाराज नहीं होगा, बल्कि पूरी क्लास आपको चोर समझेगी, आपका टीचर भी और आपकी पूरी क्लास आपको चोर समझेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप इस स्टेज में हैं, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। और अगर तर्क वहां पे ये आता है कि आप पेंसिल मत चुराओ वरना मैडम आपको मारेगी, समझ लेना, अंतर समझ पा रहे हो। अगर वहां पे पेंसिल चुराने पे बच्चा ये सोचता है, या उसका दोस्त उसको ये बोल रहा है कि आपको पेंसिल नहीं चुरानी चाहिए वरना टीचर आपको डांटेगी या मारेगी, तो बच्चा किस स्टेज में है, सबसे पहले चरण में, दंड और आज्ञा पालन वाले में, क्योंकि वहां पे दंड की वजह से वो मना कर रहा है। तो बच्चा फिर इतना नहीं होगा, 10 से 13 साल का नहीं होगा, फिर बच्चा 10 साल से छोटा है, इसका मतलब। तो यहाँ पे इस तरह से आप इन चीजों को समझेंगे। लेकिन सर फर्क समझ पा रहे हो आप, फर्क देखो। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, बच्चा पर्सनल होके सोच रहा है, सिर्फ वहां पे अपने बारे में या अपने अपोनेंट के बारे में सोच रहा है बच्चा, वहां पे सभी लोगों के बारे में बच्चा नहीं सोच रहा है, ठीक है। सिर्फ वो ये सोच रहा है मुझे दंड ना मिल जाए, इसलिए वो बच्चा जो है उस काम को नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चा जब बड़ा हो गया 10 साल से, तो बच्चा ये कहेगा कि आप ये गलत काम इसलिए मत करो क्योंकि सब लोग आपको गलत कहेंगे, फिर जो जितने भी क्लास में बच्चे हैं सब आपको चोर समझेंगे, आपसे बात करना छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझने की है। तो चलिए, ये हुई आपकी थर्ड स्टेज, यानी कि सेकंड अवस्था चल रही है आपकी, सॉरी तीसरा चरण हो गया आपका, है ना। तो सेकंड स्टेज चल रही है हमारी, इसमें एक चरण और है, हर अवस्था में 2 चरण है।
तो दूसरा चरण जो है वो ये है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे देखो अधिकार संरक्षण तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई बार जो है शब्द बदल देता है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक वर्ड जो है वो ये रहता है, जो अधिकार है ये वर्ड रहेगा और लॉ रहेगा। लॉ मतलब कानून, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून। तो इंग्लिश वाला तो आपको समझ में आ ही जाएगा, हिंदी वाले में भी ये चीज याद रखना, अधिकार की बात हो रही होगी या कानून की बात हो रही होगी। कई बार कानून वर्ड यूज करता है यहाँ पे, कानून संरक्षण अभिमुखता इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ पे कानून यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही होगी इस चरण में, ठीक है। तो जब इस चरण वाले बच्चे को आप ये हिंज की कहानी सुनाते हैं तो उनके जवाब क्या आते हैं, सुनिए। यहाँ पे पक्ष वाले बच्चे बोलेंगे कि हिंज को दवाई चुरानी चाहिए क्योंकि उसने पत्नी से जान बचाने की कसम खाकर शादी की है, ठीक है। ये तो हुआ उसकी तरफदारी वाले। लेकिन नैतिकता वाला क्या हुआ, विपक्ष वाला, यद्यपि पत्नी की जान बचाना फर्ज है, फिर भी हिंज को समाज के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। क्या बोल रहा है कि पत्नी की जान बचाना जरूरी है, लेकिन फिर भी हिंज को क्या करना चाहिए, समाज के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। यानी कि पेंसिल की जरूरत तो है बच्चे को, लेकिन उसे चुरानी नहीं है, उसे क्लास के नियमों का पालन करना है, क्लास में जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना है। इसी प्रकार से समाज में जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। इस स्टेज के बच्चे आपसे ये कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेज समझ में आ गई आपको। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, बिल्कुल रिवीजन करके चलें इसको अभी अभी, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, डर की वजह से दंड न मिल जाए, या फिर आज्ञा पालन की वजह से आपको जो है बड़े बोल रहे हैं इसलिए आपको काम करना है, या फिर आपको कोई पुरस्कार मिल रहा है, लालच मिल रहा है बच्चे तब इसलिए वो कोई भी काम कर रहे हैं। जब हम दूसरी स्टेज में आए हैं तो दूसरी स्टेज में क्या हो गया, समाज आपको गलत ना कहे इसलिए वो काम मत करो, या फिर समाज के जो नियम हैं, जो दायरे हैं, उसके हिसाब से काम करो। दो चीजें हो गई। एक तो ये हो गया कि आपको समाज बुरा ना कहे, इससे पहले वाले में यही है ना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाले में, कि समाज आपको गलत ना कहे, आप इज्जत खराब मत करो अपनी, इसलिए वो काम मत करो गलत वाला, या फिर जो आपके समाज में दायरे बने हुए हैं, जो सामाजिक नियम बने हुए हैं, उनका पालन करो आप। तो दूसरी स्टेज ये हो गई। अब तीसरी स्टेज पे आते हैं, तीन ही स्टेज है इनकी कॉलबर की। तीसरी स्टेज क्या है, परंपरागत स्तर है, जो कि 13 वर्ष से ऊपर तक का होता है। यानी कि अब जो है, जो परंपराएं हैं, जो हमारे सामाजिक नियम है, होता है ना, हमारे हर समाज के नियम बने होते हैं। समाज के नियम भी जो है वो जगहों के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे कि हम बात करें हिंदुस्तान का समाज और आप बात करें अमेरिका का समाज, तो अलग अलग है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे वहां पे तो ओपनली आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं कर सकते। जैसे कि वहां पे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी कर सकते हैं, रोड पे भी। तो कुछ भी का मतलब बहुत कुछ नहीं, मतलब फेयरली। तो यहाँ पे इंडिया में नहीं कर सकते। जैसे कि आप जो है यहाँ पे हम बात करें तो सड़कों पे कहीं भी जो है लोग खड़े होके और एक नंबर करने लग जाते हैं, तो वहां पे आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बात करें हम इंडिया में, तो सिटीज जो हैं वहां पे आप नहीं कर पाएंगे, जहां पे भीड़ होगी वहां पे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। फिलहाल एग्जाम्पल बहुत सारे हैं कि हर समाज का एक दायरा होता है कि वहां पे ये ऐसे ऐसे करना होता है, आपको इतना इस नियम कानून का फॉलो आपको करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे बात करें हम हिंदुस्तान में, तो यहाँ पे पैर छूने का रिवाज है कि आपके बड़े जब भी आपसे मिलेंगे तो आप उनके पैर छुएंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पे नहीं छूते, वहां पे तो गले मिलते हैं सीधा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ नियम हैं। अब जैसे हिंदू समाज की बात करें तो वो नमस्ते करेंगे, मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो सलाम करेंगे बड़ों से। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हर सोसाइटी का एक दायरा होता है, और एक सही और गलत का जो दायरा होता है वो लगभग बराबर ही होता है। चोरी करना अगर पाप है, गलत है, तो वो हर समाज में गलती है। तो यहाँ पे इस स्टेज में आके बच्चा जो है उन सामाजिक दायरों को तो समझ लेता है, लेकिन उससे भी ऊपर की सोच अब उसके अंदर आ जाती है, और अब वो क्या करने लगता है, जो हमारे देश का जो वो है क्या बोलते हैं कानून है, उसके बारे में बच्चा सोचने लगता है, ठीक है। जो हमारा संविधान है उसके बारे में बच्चा सोचने लगता है कि इसमें भी दो स्टेज हैं, तो दो स्टेज की बात करेंगे। तो पहली स्टेज में तो बच्चा जो है आपका संविधान के हिसाब से चल रहा है, और जब दूसरी स्टेज आएगी उसमें संविधान से भी ऊपर उठ जाएगा। तो पहली स्टेज में क्या है, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास कह रहे हैं इसको, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें जब बच्चे को ये कहानी सुनाई जाएगी
और उनकी नैतिक तर्कणा जानी जाएगी। तो पहले बच्चे क्या कहेंगे आपसे कि अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता है तो ऐसा वह मात्र डर करके करेगा, ना कि कोई विवेचन के आधार पे। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हिंज जो है अपनी पत्नी को अगर मरने दे रहा है तो वह डर की वजह से कर रहा है कि उसको कुछ हो ना जाए वगैरह वगैरह, या वो डरपोक आदमी है इस तरह से। लेकिन विवेचन के आधार पर मतलब सोच समझ के, थिंकिंग बेस्ड, विचार करके, माइंड से, ब्रेन से। ठीक है। उसके बाद जो नैतिक तर्कणा वाली बात होगी या विपक्ष वाली, वो ये होगी कि हिंज अपने समुदाय में विशेष स्थान या सम्मान खो देगा तथा नियम को तोड़ देगा। नियम मतलब कानून। पहली चीज तो वो कानून तोड़ रहा है चोरी करके। वहां पे अभी तक क्या हो रहा था पुरानी स्टेज में। दूसरे स्टेज में वो ये कह रहे हैं बच्चे कि समाज में लोग बुरा कहेंगे, उसको गालियां देंगे, इसलिए कानून तक नहीं पहुंचे वो सिर्फ समाज की बात कर रहे हैं कि समाज में लोग उसको गलत कहेंगे, बुराई कहेंगे, ये वगैरह वगैरह, इसलिए जो है उसको दवाई नहीं चलानी चाहिए। फर्स्ट स्टेज में ये कह रहे हैं कि उसको दंड मिलेगा, उसको जेल भेज दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पुलिस को देखा है, सिर्फ उन्हें संविधान की नॉलेज नहीं है, उन्होंने लेकिन पुलिस को देखा है कि चोरी करने में पुलिस पकड़ लेती है। तो वो ये कह रहे हैं कि दंड मिलेगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए मत करो चोरी। दूसरे स्टेज में कहा उन्होंने लोग उनको बुरा कहेंगे इसलिए चोरी नहीं करनी। तीसरी स्टेज में क्या कह रहा है कि नियम तोड़ रहा है वो, कानून तोड़ रहा है वो, कानून की बात आ गई। अब तीसरे स्टेज में क्या है, बच्चा कानून के बारे में बात करने लगा। ये इंक्लूड हो रही है इसमें विशेष स्थान, यानी सम्मान तो खो ही रहा है वो समाज में, लेकिन नियम को तोड़ रहा है। ये तो हुई आपकी तीसरी स्टेज का पहला चरण। लेकिन इसका एक और चरण है और आखिरी चरण है, और उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि अगर हिंज दवाई चुराता है तो उसे अपने आप को निंदित करना पड़ेगा, क्योंकि उसका व्यवहार अपने विवेक तथा ईमानदारी के मानक के अनुरूप नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बच्चा जो है सार्वभौमिक रूप से सोचने लगता है, और बच्चा जो है कानून के बारे में नहीं सोचता बल्कि कानून से उठ के सोचता है। पहली चीज तो यह है, देखिए पहले पर्सनली इसके बारे में बात करें तो क्या मतलब निकलेगा इसका मतलब ये निकलेगा कि जो उसका अंतर्मन है, जो खुद का अंतर्मन है, अभी तक क्या हो रहा था, दूसरों के इन्फ्लुएंस से हो रहा था जो हो रहा था, अभी तक अंतर्मन की बात नहीं आई थी कहीं भी। अभी या तो दंड की वजह से या समाज की वजह से या कानून तोड़ रहा है, ये सब बातें चल रही ना। यहाँ पे बात आ गई अंतर्मन की, जो आप खुद से हो, तो आपका खुद जो है अंतर्मन इस चीज की इजाजत नहीं देगा। फिर आप ईमानदार व्यक्ति अपने आप को नहीं कह सकते। आप जो है अपने विवेक के आधार पे ये काम मत करो, आपको निंदित होना पड़ेगा, मतलब आपकी इंसल्ट होगी और आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, ये कह रहे हैं। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बच्चा जो है एक्चुअल में लोगों के कल्याण के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पे जो कानून, जो संविधान है, उसमें भी कई बार बच्चा ये कहेगा, बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है, तो वो ये कहेगा व्यक्ति कि अब जो है हमारे संविधान में भी चेंज करने की जरूरत है। या अगर उसको कुछ भी लगेगा कि इस संविधान की वजह से हमारे समाज पे गलत असर पड़ रहा है या हमारे समाज की तरक्की रुक रही है, तो हमें इस कानून में बदलाव कर देना चाहिए। और जो आपके पक्ष वाले हैं वो भी पढ़ लेते हैं। पक्ष वाले ये कहेंगे कि अगर हिंज औषधि की चोरी नहीं करता है तो वह कानून के पंजे से परे निश्चित रूप से रहता है, पर वह अपने अंतर्मन तथा विवेक के नियम से परे नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा। अब इनमें से फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, रिवीजन करते हैं इसका। ठीक है, कहां से शुरू हुआ था, हाँ यहां से शुरू हुआ था। तो देखिए पहली स्टेज में, पहले अवस्थाओं की बात करेंगे, यहां पे लिखता हूं मैं। पहली स्टेज में 1, 2 और 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, पहली अवस्था में क्या हो रहा है, पहली अवस्था में दंड की वजह से, आज्ञा पालन या पुरस्कार, इसकी वजह से जो भी वो काम हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है, लोगों की वजह से, समाज गलत ना कहे, इसलिए हो रहा है। तीसरी स्टेज में सार्वभौमिकता, कुल मिला के ये कहानी हमारी निकली है। अंतर्मन इसमें आ जाता है, सार्वभौमिकता में आता है वो। तो पहली स्टेज में क्या हो रहा है, दंड, आज्ञा पालन या पुरस्कार की वजह से जो भी व्यवहार हो रहे हैं बच्चे के हो रहे हैं। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जो परंपरागत अवस्था है, यानी कि परंपराओं को तोड़ रहे हैं आप, तो लोग आपको गलत कहेंगे, समाज आपको बुरा समझेगा, इसलिए परंपराएं मत तोड़ो। तीसरी स्टेज में आके बच्चा जो है
वो सार्वभौमिक बारे में सोचने लगता है और आपका कानून के बारे में सोचने, कानून नहीं, क्या कह रहे हैं, संविधान के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, तो अब आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो